नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया, उसके बाद ईरान मजीद पावरफुल होकर जो है वो सामने आ रहा है और ईरान अगले मरहले की मुसलसल तैयारी कर रहा है। लेकिन अब उसकी जो ताकत है वो ज्यादा स्टैब्लिश हुई है और अमेरिका और इसराइल की सतह के ऊपर उनकी जो शिकस्त है वो ज्यादा खुलकर सामने आ रही है और इसके साथ साथ जो नैरेटिव है उस महाज के ऊपर उनको डिफीट हो रही है। वो अपनी फतह जिसका वो सुबह शाम ऐलान कर रहे हैं उसको वो स्टैब्लिश करने के अंदर जो है वो नाकाम है। फिर इकोनॉमिक जो पहलू है वो भी सामने आ रहा है कि जंग के अंदर उनका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ है और अगर एक और जंग होती है तो ये इजराइल के लिए एक नॉकआउट मरहला हो सकता है। एक तरफ उसका एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा, ऊपर से ये जो इकोनॉमिक बर्डन है ये उसके लिए एक नॉकआउट जो है वो साबित हो सकता है। ये बड़ी तफसीली इस वक्त रिपोर्ट्स हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान के जो साइबर अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, लेबनान की जो रेजिस्टेंस है यानी कि हिजबुल्लाह, उसको अमेरिका और इजराइल प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो लेबनानीज गवर्नमेंट है उसकी जो कैबिनेट है वो वोट करे कि हिजबुल्लाह को सरेंडर करवाया जाए। तो ये एक बड़ा यानी कि जो लेबनान का मामला है वो बड़े सेंसिटिव आप कहने के पॉइंट को पहुंच रहा है, बड़े सेंसिटिव पॉइंट को। हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं कर सकती, ठीक है ना, खासकर उस वक्त जब लेबनानीज गवर्नमेंट को अमेरिका और इजराइल प्रेशराइज कर रहे हो। अगर ये यानी हिजबुल्लाह और लेबनानीज गवर्नमेंट की आपस में टॉक्स होती तो बात और थी। जब हिजबुल्लाह को यह पता है कि पीछे इजराइल और अमेरिका है, हिजबुल्लाह कभी भी सरेंडर नहीं करेगी, ठीक है ना। और खासकर जब जंग जारी है तो फिर लेबनानीज गवर्नमेंट अगर इजराइल और अमेरिका की मानती है और हिजबुल्लाह के खिलाफ जाती है तो ये बहुत आप कह लें कि खतरनाक मामला जो है वो होने जा रहा है। और जो लेबनान की हिस्ट्री को जानते हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा तसादुम होने जा रहा है। उधर जो है वो इजराइल आईसीसी उसके ऊपर साइबर अटैक्स कर रहा है डाटा को चोरी करने के लिए। बड़े लार्ज स्केल लेवल के ऊपर आईसीसी के ऊपर साइबर अटैक्स हुए हैं, ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन का जो मामला है वो बड़ा खतरनाक स्टेज को वो भी पहुंच रहा है। जाहिर बात है एक फुल स्केल वॉर जारी है, लेकिन यानी कि रशियन जो फोर्सेस हैं वो अब तेजी के साथ कैपिटल की तरफ बढ़ रही हैं और एक तरफ से नहीं, दो तरफ से रशिया की फोर्सेस जो हैं वो कैपिटल की तरफ बढ़ रही हैं। जो समई रीजन है, ठीक है, वहां पर यह बताया जा रहा है कि 50,000 रशियन फोर्सेस जो वो जमा हो रही हैं, 50,000, और वो इसको लेने के बाद फिर तेजी के साथ कैपिटल की तरफ बढ़ेंगी। यानी रशिया की इतनी बड़ी फौज का सिर्फ एक रीजन में इकट्ठे होना ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि रशिया कुछ बहुत बड़ा वहां पर करने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने हाई अलर्ट जारी किया है बहुत सारे रीजन्स के अंदर, जो फ्रंट लाइन के रीजन्स हैं उनमें बहुत सारे रीजन्स के अंदर जहां पर रशियन फौज आगे बढ़ रही है वहां पर हाई अलर्ट जारी किया है, इंक्लूडिंग द कैपिटल। जाहिर बात फ्रंट लाइन तो नहीं है लेकिन वहां भी हाई अलर्ट जो वो ज़ेलेंस्की की जानिब से जारी किया गया। अब आप जरा देखें, नेटो अफोर्ड नहीं कर सकता फॉल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन मुकम्मल तौर पर रशिया के हाथ में चला जाए, कैपिटल तक उनकी फोर्सेस पहुंच जाएं, ये नेटो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नेटो के लिए बहुत बड़ी डिफीट होगी, मतलब नेटो के लिए ये जब से वो बना है सबसे बड़ी डिफीट होगी। तो नेटो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और रशिया जाहिर बात है उसकी एग्जिस्टेंशियल वॉर है, वो इसमें शिकस्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए ये एक ऐसी जंग वहां पर जारी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है और जो उसका रूट कॉज है कि रशिया का बुनियादी मुतालबा यह है कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा और नेटो तो अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है, तो रशिया उधर से आगे बढ़ रहा है, तो नेटो क्या फौजी यूक्रेन में भेजेगा। यानी बड़ा आप कह रहे हैं कि डिसाइडिंग, बड़ा ट्रिकी, बड़ा सेंसिटिव जो मरहला है वो वहां पर भी पहुंच रहा है। अच्छा, इधर एक और मामला छिड़ गया है, इलोन मस्क और ट्रंप की लड़ाई दोबारा से छिड़ गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और हमने देखा है कि बहुत सारी एम्पायर्स हिस्ट्री में आखिरी अगर उनके दिन आप पढ़ते हैं तो असल लड़ाई उनके अंदर छिड़ी होती है। एक एम्पायर जो था, यानी अमेरिका की हिस्ट्री देखें पिछली डेकेड के अंदर, के एक पॉलिसी है उसको परसू किया जा रहा है, लेकिन अब खुद अमेरिका के अंदर लड़ाई पड़ी हुई है और ट्रंप के जो करीबी तरीन लोग हैं जिसको वो इस तरह से लेकर आया था कि ये यानी कि ये ब्रेन्स हैं जो हमारी पॉलिसी को परसू करेंगे, वो इख्तिलाफ कर गए हैं ट्रंप से। और इलोन मस्क ने कहा है अगर ये बिल पास हुआ तो ये अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। और ट्रंप ने इलोन मस्क के जवाब में ये कहा है, उसकी तनकीद के जवाब में कहा है कि अब मैं इलोन मस्क के खिलाफ ऐसे इकदाम उठाने जा रहा हूं कि इसका बोरिया बिस्तरा गोल होगा और ये साउथ अफ्रीका वापस जाएगा, इसका सारा कारोबार मैं ठप कर दूंगा, ऐसे इकदाम मैं उठाने जा रहा हूं। ये ट्रंप का अब तक का सबसे सख्त तरीन इकदाम है जो इलोन मस्क के खिलाफ जब सामने आया। उसने कहा इसके सारे कारोबार मैं ठप करूंगा, ऐसे इकदाम होंगे और ये अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके जब साउथ अफ्रीका वापस जाएगा। यानी एक वक्त में अमेरिका का ताकतवर तरीन शख्स कहलाने वाला इलोन मस्क, उसका अब फड्डा ट्रंप के साथ दोबारा पड़ गया है और इलोन मस्क ने यह भी कहा है कि वो नई पार्टी बनाएगा। तो कहने का मकसद यह है कि देखिए, ट्रंप की सिर्फ बातें ही हैं, ना वो डोमेस्टिकली कोई ऐसी पॉलिसी लागू कर सका है और ना ही फॉरेन पॉलिसी में उसको कोई कामयाबी हासिल हुई है, सिवाय इसके कि वो बस बातें ही है ना, जितनी मर्जी बातें करता रहे। अब उसको कोई पूछने वाला तो नहीं है कि जनाब आप बादशाह सलामत, अब ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। उसकी इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा, वो कह रहा है जी बना रहा है।
उसकी इंटेलिजेंस लीक कह रही है कि न्यूक्लियर तबाह नहीं हुआ, वो कहता है तबाह हो गया है। अच्छा, अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कोई स्ट्राइक की हो और उसको सुबह शाम जब सफाइयां देनी पड़ रही हो, कहने नहीं ये तबाह हो गया है। अब वो ट्रंप सुबह शाम वहां पर लगा हुआ कि ये ईरान का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हो गया है। तो बात ये है कि सिर्फ बातें ही है ना, हकीकत और रियलिटी और कोई प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ना डोमेस्टिकली ना इंटरनेशनली। और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से जबरदस्त हो चुकी है और कोई चीज वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो अगर अमेरिका के अंदर ये क्योस है तो जाहिर है कि फिर ट्रंप क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा और क्या मामला आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली हम एक एम्पायर का जवाल देख रहे हैं और उसके अपने प्रेसिडेंट की पॉलिसीज की वजह से देख रहे हैं। उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, अमेरिका के तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, कि ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होंगी। और अब ये बिल के ऊपर जब इतना फटा पड़ गया इलोन मस्क और ट्रंप के दरमियान, इसको हम तफसीली डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ईरान के ऊपर जो हमला हुआ बहुत बड़ा इवेंट था, इसने बहुत सारी नई रियलिटीज को जब जन्म दिया है। फिर साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल में नुकसान क्या हुआ, फिर इसकी तमाम डायमेंशन जो है वो डिस्कस हो रही हैं कि ईरान ने क्या ताकत शो की, क्या दोबारा हमला होगा तो ईरान कितना रेजिस्ट करने की वो कैपेबिलिटी जो है वो दिखा चुका है। अच्छा, एक तो वो कह रहे हैं कि ये जो रिजीम चेंज है ना, ये इनका सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा, ये इनकी हसरत ही रह जाएगी, ये रिजीम चेंज इनसे नहीं होगा, क्योंकि ईरानियंस की स्ट्रेंथ शो हो गई है ना। एक ऐसी रिजीम होती है कि भाई लोग खड़े हो गए और पता नहीं क्या, तो ईरानियंस ने जो स्ट्रेंथ जो यूनिटी दिखाई है, ये इनका ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। तो रिजीम चेंज ये कोशिश करते रहे, ये फेल होने वाले हैं। इजरायली फ्यूल्ड फैंटेसी टू ब्रिंग बैक शाह हैज एब्सोल्युटली नो जूस, यानी वो मुहावरतन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि ये जो फैंटेसी है कि वो पहलवी को वापस लाया जाएगा, शाह ईरान के बेटे को वापस लाया जाएगा, ये सिर्फ फैंटेसी है, इसका हकीकत से जो वो कोई लेना देना नहीं है। यानी ये सिर्फ फैंटेसी और सिर्फ ख्वाब और हसरत इजराइल की बनकर रह जाएगी। और ये जो रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं ये किसी सूरत जो नहीं होगी, एक बात होगी। दूसरा ये है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ईरान के साइबर अटैक्स बड़े बढ़ गए हैं। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी इशूड अ स्टर्न वार्निंग अगेंस्ट ईरानियन साइबर थ्रेट। अब वो हो रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन अब वो अमेरिका कह रहा है कि ईरान हमारे पर साइबर अटैक्स कर रहा है। अब ये अजब मामला है। और आईआरजीसी ने ये ताजा बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान विल गिव डिवास्टेटिंग रिस्पांस टू एनी इजरायली फूलिश एक्ट। तो जाहिर है ये एक फूलिश इकदाम था जो पिछले 12 दिनों के अंदर भी उठाया गया, जो हमला किया, और अब भी वो कोई इस तरह का इकदाम उठाएंगे तो वो उनकी एक और बेवकूफी जो है साबित होगी। अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ है और इसमें पूछा गया है कि क्या अमेरिका की जो वॉर है अगेंस्ट ईरान, जो कि असल इजराइल की वॉर है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आप सपोर्ट करते हैं? अमेरिका के अंदर ताजा तरीन सर्वे हुआ है। अमेरिकन्स डू नॉट सपोर्ट ट्रम्प्स वॉर ऑन ईरान। यानी एक तो हम इलोन मस्क और वो फड्डा के सामने रखेंगे ना, ये अमेरिका के अंदर एक लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसने अब वो कह रहे हैं कि भाई हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे, हम पता नहीं वो पॉलिसीज बनाएंगे। वो पिछले सारे जो बेवकूफ थे वो सारे उनको तो कोई अकल ही नहीं थी, हम हैं जो बताएंगे कि क्या करना है। वो आपस में उनकी लड़ाई हो रही है और अमेरिकन अवाम कहां पर खड़े हैं, वो किसी जंग के सपोर्ट के अंदर नहीं है। तो इसलिए इनकी तमाम पॉलिसी जो है वो बैकफायर होंगी। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान जंग का फैसला कोई स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर नहीं हुआ। एक तरफ इजरायली लॉबी ने पुश किया और दूसरी तरफ जो असलह साज कंपनीज हैं जो हमेशा से जंगें शुरू करवा रही हैं, उन्होंने ईरान जंग जो शुरू करवाई। हाउ द वेपन इंडस्ट्री पुश्ड ट्रंप टुवर्ड्स वॉर विद ईरान। अमेरिकन मीडिया लिख रहा है कि वेपन इंडस्ट्री ने पुश किया ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए। द प्रेसिडेंट वॉच्ड अ लॉट ऑफ फॉक्स न्यूज आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से इजरायली लॉबी और इजरायली प्रोपेगेंडा उसको आगे बढ़ाता है और जंगें और ये सारा उसका काम है। तो फॉक्स न्यूज वो कहते हैं ट्रंप साहब बहुत ज्यादा देखते हैं, विच वॉज डोमिनेटेड बाय डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स वॉइसेस एडवोकेटिंग यूएस स्ट्राइक्स। जहां पर जो गेस्ट हैं वो वही बैठे हुए हैं जो बस यही कह रहे हैं कि ईरान पर हमला हो। पीछे कौन है? डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, वो फंडेड। और फॉक्स न्यूज की जो शोहरत है वो आपको पता है। तो वो कह रहे हैं पीछे यानी इजरायली लॉबी। और देखें नेतन्याहू खुद क्या है, नेतन्याहू इन असलह साज कंपनीज का फ्रंट मैन है, ठीक है ना। ये जंगे छेड़ना ये सारा उसका काम है, ये असलह साज कंपनीज का एक फ्रंट मैन भी है नेतन्याहू। तो इजरायली लॉबी नेतन्याहू एक पुराना अरसे से वो कर रहा था, कई साल से, और अब ये नई रिपोर्ट कि असलह साज कंपनीज बाकायदा इसमें शामिल थी। अच्छा, अब अगली बात यह है कि वो ये बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिक बर्डन है वो बहुत ज्यादा पड़ने जा रहा है, ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के ऊपर भी। जो इकोनॉमिक इसमें उनको नुकसान होने जा रहा है वो ऐसा होगा कि नाकाबिले बर्दाश्त होने जा रहा है। इजराइल एंड यूएस हैव चूजन वॉर अनलिशिंग फ्रेश इकोनॉमिक पेन। देखिए ऑलरेडी अमेरिका जो है वो डेफिसिट के अंदर जा रहा है और इजराइल की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत सफर कर रही है। तो अब ये ईरान के साथ जंग छेड़ना फ्रेश इकोनॉमिक पेन इसको कहा जा रहा है।
यानी अब आप देखें कि एस्टिमेट जो बताया गया है, पर डे का जो खर्चा है वो $800 मिलियन हुआ है। पर डे का जो खर्चा है इसराइल का वो $800 मिलियन है, अमेरिका का अलग है। तो ये 12 दिनों के कोई आप कह रहे हैं कि $10 बिलियन के करीब बनते हैं। और जो उनकी 20-21 महीनों की जो जारियत है गजा के ऊपर, और फिर लेबनान और शाम और यमन, उसका जो खर्चा है वो तकरीबन $68 बिलियन है। $68 बिलियन जो इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। और जो इन्वेस्टमेंट्स होनी थी, जो अगले मंसूबे थे, वो जो रुके, वो अलग कॉस्ट है। ये तो सिर्फ उनका जो इस पे एक्सपेंडिचर आया $68 बिलियन, वो ये बता रहे हैं। और यहां पर 12 दिनों का खर्चा $10 बिलियन है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर ये इतना इकोनॉमिक बर्डन आएगा, तो अगर ये दोबारा हमला करेंगे तो इनके साथ क्या होने वाली है? अगर ये जंग 1 महीना चली तो फिर क्या होगा? तो बात यह कि देखिए, कुछ फैसले होते हैं जो स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर नहीं होते, रियलिटीज पर नहीं होते, बस एक आइडियोलॉजी है, एक बुग़्ज़ है कि बस ईरान को हमने तबाह करना है। मतलब अब कोई उठे और कहेगा हमने चाइना को तबाह करना है, तो फिर उसकी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी ना जब वो चाइना के ऊपर हमला करेगा। तो ईरान चाइना नहीं है, लेकिन ईरान एक पावरफुल कंट्री है, वो कोई कमजोर मुल्क नहीं है। तो इसलिए अब ये बुक्स के अंदर या अपनी एक आइडियोलॉजी के तहत या ये फिलॉसफी के इस रीजन में हमने सबको अपाहिज करके ही छोड़ना है, तो इस तरह हर एक चीज तो पॉसिबल नहीं ना होती। तो इसलिए ये मंसूबे में इनके फेल होंगे। बल्कि अब आप देखें, इतना इकोनॉमिक बर्डन है कि अगला मरहला इनके लिए नॉकआउट मरहला जो है वो साबित होगा। अब जरा अगली खबर देखिए, अमेरिकन मीडिया, ट्रंप यूज एंड मिस यूज ऑफ ईरान इंटेलिजेंस। वो कह रहे हैं कि वी आर वंस अगेन एक्सप्लोरिंग अ वर्ल्ड, हम एक बार फिर उस दुनिया के अंदर आ गए हैं, वेयर इंटेलिजेंस इज शेप्ड टू फिट अ पॉलिसी नॉट इन्फॉर्म इट। जहां पर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी पॉलिसी को फिट करने के लिए, यानी जो आप करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक इंटेलिजेंस को ढाल लेते हैं, इसके मुताबिक नहीं कि इंटेलिजेंस आपको क्या इन्फॉर्म कर रही है। जैसे इंटेलिजेंस तो कह रही थी कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा, लेकिन ट्रंप कह रहा था ये फजूल है, इनकी मैं बात ही नहीं मानता। मतलब ये अमेरिकी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंटेलिजेंस कह रही है कि भाई ये नहीं हो रहा, और वो खुलकर कह रहा है कि मैं तो इनको मानता ही नहीं हूं, ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं। तो भाई आपकी इंटेलिजेंस क्या है? तो यहां पर यानी कि वो कोई स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर फैसले नहीं हुए, कि मिस एडवेंचर था जो ट्रंप ने किया है। अब जैसा कि अगली खबर देखिए, द गैम्बल बैकफायर, ये गैम्बल ही था, एक जुआ ही था, ठीक है ना। इजराइल मिसरेड ईरान एंड एक्सपोज इट्स एग्जिस्टेंशियल फॉल्ट लाइंस। ये असल बात है, एक एडवेंचर किया, एक बदमाशी दिखाई, ठीक है ना, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, इसका नतीजा सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हो जाता कि ईरान ने जो हमला किया उसमें जो इजरायली नुकसान हुआ, वहां तक मामला खत्म नहीं हो रहा है। असल जो इसमें इजराइल का नुकसान हुआ है कि उसकी जो एग्जिस्टेंशियल फॉल्ट लाइंस हैं वो दुनिया के सामने आई हैं, यानी उसकी कमजोरी जो है वो दुनिया के सामने आई है। ईरान ने इस जंग के अंदर ये एस्टैब्लिश किया कि इजराइल कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, इजराइल कोई ऐसी शील्ड नहीं है, ऐसा कोई एयर डिफेंस नहीं है जिसको पेनिट्रेट ना किया जा सके, जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो उसकी जो एग्जिस्टेंशियल फॉल्ट लाइंस हैं वो जो एक्सपोज हुई हैं, असल चीज वो है। नुकसान होना वो तो हो गया, लेकिन अभी तक जो इफेक्ट जारी है, जो फॉल आउट है, और जो मजीद इस बात का सबूत है कि एक नई जंग में इजराइल का अंजाम क्या होने जा रहा है, और एक नॉकआउट मरहला इजराइल के लिए साबित हो सकता है, जो उसकी एग्जिस्टेंशियल फॉल्ट लाइंस है वो सामने आएंगे। ये इस जंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है, और यही बात हेरड्स ने भी लिखी कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी जो हमला जो है वो किया गया। और यूरोप जो ऑलरेडी अपना सॉफ्ट में तबाह कर चुका है, जो ऑलरेडी दुनिया में जो उसके अलायंसेस हैं वो डैमेज हो चुके हैं, मशरक के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ ऑलरेडी, तो वो मजीद एक्सपोज हुआ है। मिसाल के तौर पर The Europeans' pathetic response to Trump Iran attack. यूरोप ने मजीद अपने आप को इस जंग में, इस इवेंट में एक्सपोज किया कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो पैथेटिक था। यानी वो उसने ना इजराइल को कंडेम किया, बल्कि उसने उल्टा ईरान को कंडेम किया, और जर्मनी ने तो ईरान के हमले से पहले कंडेम कर दिया। तो ये जो नई रियलिटीज जन्म ले रही हैं, ये बरह रास्त इसका ताल्लुक है वर्ल्ड ऑर्डर के साथ, इसका बरह रास्त ताल्लुक है इजराइल की मुकम्मल शिकस्त के साथ, और इसका बरह रास्त ताल्लुक है मुस्तकबिल को जानने के लिए कि अगर ये दोबारा हमला करेंगे तो इनके साथ क्या होने वाली है। EU एक्सपोज्ड मोर देन जस्ट हाइपोक्रेसी। यूरोप ने बस अपनी जो हाइपोक्रेसी या मुनाफकत है, बस वही उसने अपनी एक्सपोज करवाई इस सारे इवेंट में। इट हैज रिवील्ड अ वसलाइजेशन, यानी ये बस एक अमेरिका का ताबेदार बच्चा बना हुआ है, ठीक है ना, इसको सादा अल्फाज में यूं समझ लीजिए। सो परफाउंड दैट यूरोपियन कैपिटल्स नाउ विलिंगली, कि अब हालत ये आ गई है कि यूरोपियन कैपिटल्स जो दुनिया में चैंपियन बनते हैं, अब वो विलिंगली अंडरमाइन बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड देयर ऑन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि क्या वो लिख रहे हैं, ऑन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। यूरोप के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये नहीं थे कि ईरान पर हमला हो, और ईरान का ट्रस्ट, देखें ईरान और यूरोप के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, नॉट आइडियल गुड दोस्ती वाले तो नहीं, लेकिन यूरोप फिर भी ईरान के ताल्लुकात ठीक रहे, ठीक है ना। अमेरिका के साथ उन्हें अच्छा नहीं रहे, लेकिन यूरोप के साथ ठीक रहे। अभी आप देखें, अभी भी ईरान यूरोप से इंगेज कर रहा है,
मैं ईरानी प्रेसिडेंट ने ट्रंप के साथ कभी बात की, या सेक्रेटरी स्टेट के साथ, या किसी अमेरिकी नुमाइंदे के साथ? अमेरिकन के साथ वो बैठे भी इनडायरेक्ट है, लेकिन यूरोपियंस के साथ वो डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। बर्तानिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की, मैक्रोन ने कॉल की, बाकी मुल्कों के साथ, इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की। तो यूरोपियंस के साथ ठीक इनके मामला बेहतर रहे। तो वो यूरोप ने भी अपने आप को एक्सपोज किया कि एक पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, जो कैटास्ट्रोफिक भी हो सकता है, जिससे रेडिएशन भी निकल सकती है, और कंडेम नहीं किया। तो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिर्फ अमेरिका का ताबेदार बच्चा बनने के लिए उन्होंने उसको कोई यानी मजामत नहीं दिखाई। तो यूरोपियंस ने भी इसमें अपना नुकसान किया। तो एक ऐसा मिस एडवेंचर जो वेस्ट ने किया, और इजराइल की वजह से किया, यानी इजराइल को बस खुश करने के लिए कि ठीक है इजराइल जो करे, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये एक गैर मामूली ईरान के हवाले से कि शिकस्त हुई, कुछ हासिल नहीं हुआ, और अगर दोबारा हमला करेंगे तो मैंने आपके सामने चीजें रख दी है कि इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और मिलिटरली हर अंदाज में ईरान उनका सामना करेगा। और आईसीसी के ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं। आईसीसी सफर सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज कंफर्म्ड इट वाज हिट बाय अ सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक, रेजिंग कंसर्न ओवर पोटेंशियल ब्रीचेस ऑफ सेंसिटिव डाटा। कौन कर रहा है? सेंसिटिव डाटा जो है वो कौन चुराना चाह रहा है? तो ये इजराइल जो है वो आलमी, और देखें ना, ये वेस्ट की अदालत है, ये यूरोप की अदालत है। उसके जजेस को इजराइल धमका रहा है, उसके ऊपर साइबर अटैक्स कर रहा है। इनकी वहां पर मतलब ये बोलने से भी कासर है। तो ठीक है, अगर यूरोप ने यही फैसला कर लिया तो यूरोप जाने और वो जाने कि अगर वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अंडरमाइन करने के लिए तैयार हो गए हैं अमेरिका और इजराइल के लिए, तो उनकी मर्जी है। ये जंग किसी तौर यूरोप को सूट नहीं करती है। अब जरा इलोन मस्क और ट्रंप का जो आपस में झगड़ा है, जो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ट्रंप ने जो फैसले करने हैं उसके पीछे कितना थॉट प्रोसेस है, वो कितने क्रेडिबल हैं, वो कितने कामयाब होंगे, ये बात है ना। और यहां पर ये जो चीज हमारे सामने आ रही है कि ट्रंप के फैसले तो अमेरिका के अंदर नहीं माने जा रहे, वो तो इतने रियलिटी से दूर है कि वो अमेरिका के अंदर नहीं माने जा रहे, तो बाकी दुनिया में उसने जाकर क्या नताज हासिल कर लेने हैं। अब इलोन मस्क जो है ट्रंप का करीबी तरीन शख्स है, जो ट्रंप को सबसे ज्यादा जानता है, और ट्रंप ने जो तारीफें बांधी इलोन मस्क के लिए। खैर, अब इलोन मस्क का फिर फड्डा पड़ गया ट्रंप से, और मसला है बिल का। $5 ट्रिलियन का ये बिल है, जिसको इलोन मस्क कह रहा है कि ये अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा, इसको किस सूरत पास नहीं होना चाहिए। अब उसने जो ताजा स्टेटमेंट्स आई है मैं आपके सामने रखता हूं, उसने इसको कहा है पोर्की पिग पार्टी। ट्रंप ने उसका नाम रखा ना बिग ब्यूटीफुल बिल, तो उसके जवाब में वो कह रहा है पोर्की पिग पार्टी। पिग जो है वो आप यूं कह लें कि एक गाली के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इलोन मस्क स्लैम ट्रंप 5 ट्रिलियन स्पेंडिंग बिल। इलोन मस्क स्लैशेस आउट ट्रंप 5 ट्रिलियन स्पेंडिंग बिल, थ्रेटनिंग टू फॉर्म अ न्यू अमेरिकन पार्टी। उसने कहा मैं नई पार्टी बनाऊंगा, while slamming lawmakers for enabling runaway debt। वो कह रहा है कि साथ उसने कहा कि नई पार्टी, और जो लॉ मेकर्स है उसको क्रिटिसाइज किया कि तुम ये कैसे पास होने दे सकते हो। देखिए, ये तो ट्रंप को बहुत बड़ा चैलेंज है ना। यानी देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो ट्रंप है और उसके ये सारे साथी, वो ये नारा लगाकर आए कि बाकी जो सारे हैं वो तो मुहिबे वतन ही नहीं थे, उन्होंने तो अमेरिका का बेड़ा गर्क किया और हम अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएंगे। ठीक है, यानी एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं था। अब इलोन मस्क कह रहा है कि यह बंदा जिसका नाम ट्रंप है, यह तो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना। तो इलोन मस्क की भी तो अपनी फॉलोइंग है, और ट्विटर उसके पास है, और ट्विटर ने जो सारा लेगेसी मीडिया उसको शिकस्त दी है। और यानी ट्रंप का मेन प्लेटफॉर्म ट्विटर था, लेगेसी मीडिया के साथ तो ऑलरेडी उसका फड्डा चल रहा है। तो अब एक तरफ लेगेसी मीडिया है, दूसरी तरफ ट्विटर है, दरमियान में ट्रंप फंसा हुआ है, और इलोन मस्क कह रहा है कि ये तो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। और उसने कहा लॉ मेकर्स तुम ये कैसे कर रहे हो, और ये जो तुम बिल पास करने जा रहे हो इससे हमारे डेफिसिट में और इजाफा होगा और अमेरिका दिवालिया हो सकता है। इलोन मस्क रीइग्नाइटेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्वीपिंग स्पेंडिंग बिल फिस्कली रैकलेस। उसने कहा कि ये यानी फिस्कली जो है वो एक रैकलेस डिसीजन है एंड थ्रेटनिंग टू फॉर्म अ न्यू पार्टी। आगे से ट्रंप का जो स्टेटमेंट आई है, एक तो उसने डॉज को कहा है, जो इसी यही बना के गया ना इलोन मस्क, उसने इसको कहा है कि मस्क की जो कंपनीज हैं उनको जो सब्सिडीज दी हुई हैं उसको जरा रिन्यू करो, उसकी जरा छानबीन करके मुझे बताओ कि कितनी, कहां, कैसे सब्सिडीज इसकी कंपनीज को मिल रही हैं। उसी डिपार्टमेंट को जिसको इलोन ने बनाया था, और इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया था, इलोन ने कहा था कि वो $3 ट्रिलियन 2.8 ट्रिलियन कम से कम इससे बचाएगा, इस डॉज से। और ट्रंप उसी डॉज को कह रहा है कि भाई इसको जो है ना, इसकी कंपनीज की सब्सिडीज खत्म करो। अब ये जो ट्वीट इस वक्त अमेरिका में इतनी खप पड़ी हुई है, और ये सबूत है कि एक एम्पायर किस तरह से फॉल कर रहा है। इलोन मस्क जानता था लॉन्ग बिफोर, जब से उसने स्ट्रांगली मुझे प्रेसिडेंट, मैं तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूं, स्ट्रांगली उसने मुझे इंडोर्स किया, उससे पहले इलोन मस्क ये जानता था कि मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। ठीक है ना, इनको जो सब्सिडीज मिली हैं, मैं इसके स्ट्रांगली अगेंस्ट हूं। और उसने कहा ये रेडिकुलस है,
और यानी इलोन मस्क की अब ये तनकीद जो है वो रिडिकुलस है। और मेरी जो सारी कैंपेन है उसमें ये बात मैं कहता रहा अपनी कैंपेन में भी कि मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। उसने कहा, आगे वो कहता है कि इलेक्ट्रिक कार जो है वो अच्छी है, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारे इलेक्ट्रिक कार्स ही खरीदें, दूसरी कार जो है फ्यूल वाली वो भी खरीदनी चाहिए। इलोन जो है वो सबसे ज्यादा सब्सिडी इस वक्त हासिल कर रहा है देन एनी ह्यूमन बीइंग इन हिस्ट्री। अब वो ट्रंप का एक है ना, हर चीज इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, ये फलाना फलाना, ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे छोटी चीज है, ये अमेरिकन हिस्ट्री में पहले। तो वो कह रहा है इलोन मस्क वो बंदा है जो हमारे अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सब्सिडी हासिल कर रहा है एंड विदाउट सब्सिडीज। और अगर ये सब्सिडीज हम काट दें, यानी उधर उसने डॉज को कह दिया है कि सब्सिडीज की सारी जरा लिस्ट निकाल के लेके आओ, इलोन वुड प्रोबेबली हैव टू क्लोज अप शॉप। इलोन की दुकान बंद हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। इलोन मस्क की दुकान बंद हो जाएगी एंड हेड बैक होम टू साउथ अफ्रीका। इससे मतलब कोई अगली बात हो नहीं सकती। यानी इलोन मस्क इज एन अमेरिकन और वो इलेक्शन लड़ा है उसने और इस बात के ऊपर कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो उसी इलोन मस्क को कह रहा है कि इसकी दुकान बंद होगी, यानी इसका कारोबार ठप होगा, इसकी कंपनीज बंद होगी और ये जाएगा साउथ अफ्रीका अपने मुल्क वापस, यानी उसको डिपोर्ट करने की बात कर रहा है। नो मोर रॉकेट लॉन्चेस। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ट्रंप इलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, स्पेस एक्स, ठीक है ना, अभी उसने स्टारलिंक दिया हुआ है, सारी यूक्रेन की जंगी स्टारलिंक के ऊपर चल रही है। देखिए ये अमेरिकन कंपनीज हैं, इन्होंने अमेरिका को पैसे कमा के दिए हैं और फिर अमेरिकन हेजेमनी में, अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी में इसका बड़ा किरदार, यानी स्पेस एक्स, यानी कि स्टारलिंक, यानी कि टेस्ला दुनिया की नंबर 1 कंपनी रही है और अभी वो नंबर 2 हुई है। मैग्निफिसेंट 7 जो कंपनीज है अमेरिका की, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिकन हेजेमनी इन 7 कंपनीज की वजह से है, तो वो उसमें टेस्ला भी शामिल है। तो बात सिर्फ इलोन मस्क की नहीं है, यानी इलोन मस्क की कंपनीज अमेरिकन एम्पायर को, उसकी हेजेमनी को बरकरार रखने में उनका किरदार है। तो ये असल बात है कि कोई भी अमेरिकी सदर इस तरह सोच ही नहीं सकता है, तो कि इस तरह उन कंपनीज को बंद करने की बात करना जो अमेरिकन हेजेमनी में उन जिनका किरदार हो। दिस इज द थिंग के अमेरिकन एम्पायर जो वो फॉल कर रहा है, ये असल बात है। अच्छा, ये इसके रॉकेट लॉन्चेस, नो मोर रॉकेट लॉन्चेस। सैटेलाइट्स, इसके सैटेलाइट्स भी फारग और इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन वो भी फारग। एंड आवर कंट्री वुड सेव अ फॉर्चून, और इससे हमें बहुत मुनाफा होगा। दिस एम्पायर इज फॉलिंग, ठीक है ना, और हर एम्पायर की हिस्ट्री में यही होगा। एक ना एक ऐसा शख्स आता है जो उस एम्पायर के लिए काफी होता है, कहता है कि हमारा मुल्क इससे बहुत पैसा कमाएगा, इलोन मस्क दिवालिया हो जाएगा, उसकी कंपनीज बंद हो जाएगी, इससे हमें बहुत फायदा होगा। परहैप्स वी शुड हैव डॉज टेक अ गुड हार्ड लुक एट दिस बिग मनी टू बी सेव। गो की डॉज के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बस यही हमें करना है, इससे देखो कितना मुनाफा हम कमाएं, कितना पैसा हम बचाएंगे। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है। और वो ट्रंप और नेतन्याहू ये भी ढिंडोरा पीट रहे हैं कि वो हम, यानी नेतन्याहू का जो दौरा होने जा रहा है उसमें यही बात होगी कि हम बड़े फाते, और ये सब बातें हैं, ठीक है ना। ट्रंप की सिर्फ बातें हैं, सुबह शाम रात दोपहर, ठीक है ना, वो सिर्फ बातें हैं, हकीकत का उससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रही है और दुनिया इस तरह से नहीं चल सकती जिस तरह ट्रंप उसको चलाना चाह रहा है, ठीक है ना। अमेरिका हमास को सरेंडर नहीं करवा सका, वो चाइना और ईरान और नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला और जो है वो आप कह लें कि रशिया, इनको सरेंडर करवाएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और यानी एक ऐसा सदर जो इस तरह से सोच रहा है कि अपनी कंपनीज को बंद करके कह रहा है कि हमें बड़ा फायदा होगा अमेरिका को, और अंदर इतना फटा पड़ा हुआ है, इतना क्योस है, तो ऐसे में कौन सी बड़ी पॉलिसी बनेगी जो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा। दे आर गोइंग टुवर्ड डिक्लाइन, और इसराइल उसमें अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है इनके डिक्लाइन में। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करेंगे जी। अल्लाह।